चिंतन शिविर के एजेंडे पर चली प्रदेश कांग्रेस पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, जिन्होंने जारी किया परिपत्र। सभी नवनियुक्त जिला अध्यक्ष गण को परिपत्र द्वारा निर्देशित किया। प्रस्तावित जिला कार्यकारिणी में 50% पद पर 50 वर्ष की आयु से कम उम्र के कांग्रेस जनों को और ओबीसी, अल्पसंख्यक, एससी, एसटी और महिलाओं को न्याय संगत प्रतिनिधित्व देते हुए जिला कार्यकारिणी का गठन कर 3 दिनों में प्रस्ताव प्रदेश कांग्रेस कमेटी को भिजवाया जाएगा। सभी स्तर की कांग्रेस कमेटियों में 50% पद 50 वर्ष से कम उम्र के कांग्रेस जनों को देने का निर्णय लिया है। ओबीसी, अल्पसंख्यक, एससी, एसटी एवं महिलाओं का न्याय संगत प्रतिनिधित्व भी आवश्यक है। तो ये एक बात जो रखी गई, क्योंकि चिंतन शिविर हुआ और उसमें कई जो मीटिंग है उसमें बैठक हुई और इन बैठकों में कई निर्णय भी लिए गए। चिंतन शिविर के एजेंडे पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा हैं, उन्होंने परिपत्र जारी किया। सभी नवनियुक्त जिला अध्यक्ष गण को परिपत्र द्वारा निर्देशित किया है। प्रस्तावित जिला कार्यकारिणी में 50% पद पर 50 वर्ष की आयु से कम उम्र के कांग्रेस जनों को तथा ओबीसी, अल्पसंख्यक, एससी, एसटी एवं महिलाओं को न्याय संगत प्रतिनिधित्व देते हुए जिला कार्यकारिणी का गठन कर 3 दिनों में प्रस्ताव प्रदेश कांग्रेस कमेटी को भिजवाया जाए। सभी स्तर की कांग्रेस कमेटियों में 50% पद पर 50 वर्ष से कम उम्र के कांग्रेस जनों को देने का निर्णय लिया। ओबीसी, अल्पसंख्यक, एससी, एसटी एवं महिलाओं का न्याय संगत प्रतिनिधित्व भी आवश्यक। कांग्रेस में अब टास्क फोर्स पर निगाह। नव संकल्प शिविर में सोनिया गांधी ने दिए थे टास्क फोर्स बनाने की संकेत। शायद अहमद पटेल की कमी दूर करने के लिए बन रही टास्क फोर्स बाहर से नहीं बल्कि सीडब्ल्यूसी सदस्यों में से ही बनेगा टास्क फोर्स ग्रुप, और ये ग्रुप पार्टी के रोजमर्रा के मसलों और संचालन में सहयोग करेगा। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों का अध्ययन और विश्लेषण भी करेगा। इतना ही नहीं, हर मुद्दे, हर चुनौती पर नीति रीति निर्धारित में भी मदद करेगा। यानी कि टास्क फोर्स जो है वो बनाई जाएगी। और क्योंकि अब चिंतन शिविर में बहुत सारे फैसले लिए गए हैं, तो कांग्रेस में अब टास्क फोर्स पर निगाह। नव संकल्प शिविर में सोनिया गांधी ने दिए थे टास्क फोर्स बनाने के संकेत। शायद अहमद पटेल की कमी दूर करने के लिए टास्क फोर्स बन रही है। बाहर से नहीं बल्कि सीडब्ल्यूसी सदस्यों में से ही टास्क फोर्स ग्रुप बनेगा, और ये ग्रुप पार्टी के रोजमर्रा के मसलों और संचालन में सहयोग करेगा। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों का अध्ययन और विश्लेषण भी करेगा। इतना ही नहीं, हर मुद्दे, हर चुनौती पर नीति रीति निर्धारित भी करने में ये मदद करेगा। क्योंकि अब जो ये टास्क फोर्स बनाया जाएगा, जो जिस पे फोकस किया जा रहा है, वो कई मुद्दों पर नजर भी रखेगा, साथ ही साथ रीति नीति इस पर भी काम करेगा। तो कांग्रेस में अब टास्क फोर्स पर निगाह है। नव संकल्प शिविर में सोनिया गांधी ने टास्क फोर्स बनाने के संकेत दिए थे। शायद अहमद पटेल की कमी दूर करने के लिए बन रही है ये टास्क फोर्स। बाहर से नहीं बल्कि सीडब्ल्यूसी सदस्यों में से ही टास्क फोर्स ग्रुप जो है वो बनेगा, उसका सदस्य बनेगा, और ये ग्रुप पार्टी के रोजमर्रा के मसलों और संचालन में सहयोग करेगा। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों का अध्ययन और विश्लेषण भी करेगा। और इतना ही नहीं, हर मुद्दे, हर चुनौती पर नीति रीति निर्धारित भी करने में ये टास्क फोर्स मदद करेगा। राज्यसभा का घमासान और कांग्रेस के असंतुष्ट नेता वेट एंड वॉच की स्थिति में 57 राज्यसभा सीटों के नामांकन की 31 मई अंतिम तिथि गुलाम नबी आजाद, आनंद शर्मा, कपिल सिब्बल, विवेक तन्खा को इंतजार है। पार्टी आलाकमान के फैसले का फिलहाल इंतजार कर रही है। हालांकि पार्टी के नव संकल्प शिविर में इन नेताओं को मैसेज मिल चुका है और पार्टी आलाकमान दे चुकी युवा नेतृत्व को तरजीह देने का संदेश। क्योंकि जब चिंतन शिविर हुआ, नव संकल्प चिंतन शिविर, जिसमें कि इस बात को कहा गया कि अब सबसे ज्यादा जो तरजीह है, इम्पोर्टेंस जो है, वो युवाओं को ही दी जाएगी।
तो राज्यसभा का घमासान और कांग्रेस के असंतुष्ट नेता वेट एंड वॉच की स्थिति में है। 57 राज्यसभा सीटों के नामांकन की 31 मई अंतिम तिथि है। गुलाम नबी आजाद, आनंद शर्मा, कपिल सिब्बल, विवेक तनखा को इसका इंतजार है। पार्टी आलाकमान के फैसले का फिलहाल इंतजार किया जा रहा है, लेकिन पार्टी के नव संकल्प शिविर में इन नेताओं को मैसेज मिल चुका है और पार्टी आलाकमान दे चुकी युवा नेतृत्व को तरजीह देने का संदेश, यानी कि संदेश यही है कि युवाओं को सबसे पहले आगे लाया जाएगा, उनको तरजीह दी जाएगी। तो राज्यसभा का घमासान और इसको लेकर कांग्रेस जो है किस तरह से आगे बढ़ती है ये देखना होगा। लेकिन कांग्रेस के असंतुष्ट नेता वेट एंड वॉच की स्थिति में है। 57 राज्यसभा सीटों के नामांकन की 31 मई अंतिम तिथि है। गुलाम नबी आजाद, आनंद शर्मा, कपिल सिब्बल, विवेक तनखा को इसका इंतजार है। पार्टी आलाकमान के फैसले का फिलहाल इंतजार कर रहे हैं। हालांकि पार्टी के नव संकल्प शिविर में इन नेताओं को मैसेज मिल चुका है और पार्टी आलाकमान ये जो संदेश है वो दे चुकी है कि युवा नेतृत्व को ही अब तरजीह यानी इम्पोर्टेंस दी जाएगी। बीजेपी के 3 सीएम की दिल्ली में हाजिरी। वैसे तो तीनों सीएम को बुलाया गया था आलाकमान द्वारा। तीनों ने सरकार और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात की। हालांकि सिर्फ 2 मुख्यमंत्रियों को निर्देश दिए गए राज्य में स्थिति और बेहतर करने के निर्देश, लेकिन तीसरे सीएम का पूछा गया सिर्फ हालचाल। अब इनको लगा कि आलाकमान मुझसे और राज्य की स्थिति से बहुत खुश हैं, लेकिन असली पिक्चर तो अभी बाकी थी। अगले 24 घंटे के अंदर इनको कह दिया गया कुर्सी छोड़ने के लिए। इस्तीफे के बाद पार्टी का फैसला सर्वोपरि है और इसके अलावा कुछ नहीं कह सके आगे, क्योंकि 3 जो मुख्यमंत्री हैं बीजेपी ने अपने उनको बुलाया था और निर्देश दिए कि अब जो हालात हैं, जो स्थितियां हैं राज्य में, उनको सुधारा जाए। लेकिन एक सीएम को जब ये नहीं कहा तो उनको लगा कि उनके जो काम से आलाकमान है वो खुश है, लेकिन स्थिति कुछ और ही थी। अगले ही कुछ समय में ये पता चला कि उनको सीट से हटा दिया गया है, यानी कि मुख्यमंत्री पद से हटा दिया गया है। अब कौन है ये आप भी समझ सकते हैं। बीजेपी के 3 सीएम की दिल्ली में हाजिरी हुई। वैसे तीनों सीएम को बुलाया गया था आलाकमान द्वारा और तीनों ने सरकार और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात की। हालांकि सिर्फ 2 मुख्यमंत्रियों को निर्देश दिए गए राज्य में स्थिति और बेहतर करने के ये निर्देश दिए, लेकिन तीसरे सीएम का पूछा गया सिर्फ हालचाल। अब इनको लगा कि आलाकमान मुझसे और राज्य की स्थिति से बहुत खुश हैं, लेकिन असली पिक्चर तो अभी बाकी थी। अगले 24 घंटे के अंदर इनको कह दिया गया कुर्सी छोड़ने के लिए। इस्तीफे के बाद पार्टी का फैसला सर्वोपरि है और इसके अलावा कुछ नहीं कह सके, क्योंकि जो पार्टी ने फैसला किया उसके बाद जो बोलती है वो बंद हो गई, यानी कि वो कुछ कहने लायक नहीं रहे। क्योंकि सोच के तो ये गए थे कि जब आलाकमान सिर्फ उनसे हालचाल पूछ रहा है तो शायद राज्य की स्थिति से या जो उनका काम करने का स्टाइल है उनसे वो खुश होंगे, लेकिन बात कुछ और ही नहीं। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा पेपर लीक प्रकरण 14 मई को हुआ। दूसरी पारी का पेपर निरस्त किया गया। इस मामले में डीजीपी एमएल लाठर ने कहा 3 सप्ताह के भीतर नई तारीख घोषित कर करवाई जाएगी परीक्षा। झोटवाड़ा में दिवाकर पब्लिक स्कूल में परीक्षा केंद्र के स्ट्रांग रूम में पेपर चोरी हुआ था। परीक्षा केंद्र के अधीक्षक और स्ट्रांग रूम के सुरक्षा प्रभारी एएसआई सहित 8 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। आरोपियों को गिरफ्तार कर पूछताछ एसओजी कर रही है।
बड़े नकल गिरोह नेटवर्क का खुलासा होने की पूरी संभावना है। यानी कि एक गिरोह, एक नेटवर्क, ये जो पूरा काम कर रहा था, पेपर लीक करवाया जा रहा था, हो सकता है कि उसका खुलासा हो, क्योंकि एसओजी लगातार इसमें लगी हुई है। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा पेपर लीक ये प्रकरण है। 14 मई को दूसरी पारी का पेपर निरस्त किया गया। इस मामले में डीजीपी एमएल लाठर ने कहा, 3 सप्ताह के भीतर नई तारीख घोषित कर करवाई जाएगी परीक्षा। झोटवाड़ा में दिवाकर पब्लिक स्कूल में परीक्षा केंद्र के स्ट्रांग रूम में पेपर चोरी हुआ था। परीक्षा केंद्र के अधीक्षक और स्ट्रांग रूम के सुरक्षा प्रभारी एएसआई सहित 8 लोगों के खिलाफ केस दर्ज हुआ। आरोपियों को गिरफ्तार कर अब एसओजी पूछताछ कर रही है। बड़े नकल गिरोह नेटवर्क का खुलासा होने की पूरी उम्मीद जताई जा रही है। लेकिन इन सब के साथ ही, क्योंकि एसओजी जब पहुंची, सीसीटीवी फुटेज जो है वो खंगाले गए, तो वो आधे घंटे का समय जब ये पेपर लीक किया गया या जो पेपर है वो चुराया गया, उस समय का सीसीटीवी फुटेज नहीं मिला। और एक व्यक्ति जो कर्मचारी है स्कूल का, उसको भी ढूंढा जा रहा है। हालांकि वो फरार बताया जा रहा है, फोन नंबर जो है वो भी स्विच ऑफ बताया जा रहा है। तो ये पूरा प्रकरण राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा लीक प्रकरण, 14 मई को दूसरी पारी का पेपर निरस्त किया गया है, क्योंकि 14 मई को ये दूसरी पारी का पेपर जो होना था वो पेपर लीक हो गया। इस मामले में डीजीपी एमएल लाठर ने कहा कि 3 सप्ताह के भीतर नई तारीख घोषित कर करवाई जाएगी परीक्षा। झोटवाड़ा में दिवाकर पब्लिक स्कूल में परीक्षा केंद्र के स्ट्रांग रूम से पेपर चोरी हुआ था। परीक्षा केंद्र के अधीक्षक और स्ट्रांग रूम के सुरक्षा प्रभारी एएसआई सहित 8 लोगों के खिलाफ केस दर्ज। तो आरोपियों को गिरफ्तार कर पूछताछ कर रही है एसओजी। बड़े नकल गिरोह नेटवर्क का खुलासा होने की भी पूरी संभावना जताई जा रही है। आज जारी होगी एलआईसी की शेयर की लिस्टिंग, देश का अब तक का सबसे बड़ा आईपीओ। आपको अपडेट देने कि ये जो शेयर की लिस्टिंग है वो जारी हो चुकी है। 21,000 करोड़ रुपए का एलआईसी का आईपीओ, और इस आईपीओ को मिला है 3 गुना सब्सक्रिप्शन। हालांकि निवेशकों में इसे लेकर अच्छा माहौल नहीं है। ये ग्रे मार्केट में इसके शेयर डिस्काउंट पर ट्रेड कर रहा है, यानी निवेशकों को घाटे की आशंका जताई जा रही है। लेकिन ये आईपीओ को लेकर आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। जो एलआईसी की शेयर की लिस्टिंग है वो आज जारी हो चुकी है। देश का अब तक का सबसे बड़ा आईपीओ 21,000 करोड़ रुपए का एलआईसी का आईपीओ है, और इस आईपीओ को मिला है 3 गुना सब्सक्रिप्शन। हालांकि निवेशकों में इसे लेकर अच्छा माहौल नहीं है। ग्रे मार्केट में इसके शेयर डिस्काउंट पर ट्रेड कर रहे हैं, यानी निवेशकों को घाटे की आशंका जताई जा रही है। यानी कि निवेशकों को घाटा हो सकता है, इसकी आशंका जताई जा रही है। लेकिन एलआईसी की जो शेयर की लिस्टिंग है वो जारी हो चुकी है, और देश का अब तक का सबसे बड़ा आईपीओ 21,000 करोड़ रुपए का एलआईसी का आईपीओ है, और इस आईपीओ को मिला है 3 गुना सब्सक्रिप्शन। हालांकि निवेशकों में इसे लेकर कोई अच्छा माहौल नहीं है। ग्रे मार्केट में इसके शेयर डिस्काउंट पर ट्रेड कर रहे हैं, यानी निवेशकों को घाटे की आशंका जताई जा रही है। चारधाम यात्रा के दौरान अब तक 41 श्रद्धालुओं की मौत, केदारनाथ में 15, बद्रीनाथ में 8 श्रद्धालुओं की मौत, तो यमुनोत्री में 14, गंगोत्री में 4 यात्रियों ने दम तोड़ दिया। एक श्रद्धालु की मौत खाई में फिसलने से हुई, तो एक श्रद्धालु की मौत पत्थर लगने से हुई है। ज्यादातर श्रद्धालुओं की मौत हार्ट अटैक से हुई है। तो ये श्रद्धालु जो लगातार अब चारधाम की यात्रा पर हैं, चारधाम के जो कपाट हैं वो खुल गए हैं। ऐसे में इस दौरान कई श्रद्धालुओं की मौत हुई है, और अब तक 41 श्रद्धालुओं की मौत बताई जा रही है। केदारनाथ में 15, तो बद्रीनाथ में 8 श्रद्धालुओं की मौत, तो वहीं यमुनोत्री में 14, गंगोत्री में 4 यात्रियों ने दम तोड़ दिया। एक श्रद्धालु की मौत खाई में फिसलने से हुई है, तो वहीं एक श्रद्धालु की मौत पत्थर लगने से बताई जा रही है। लेकिन ज्यादातर जो श्रद्धालु हैं उनकी मौत का कारण हार्ट अटैक बताया जा रहा है, क्योंकि अब चारधाम की यात्रा शुरू हो चुकी है। लगातार जो यात्री हैं वो पहुंचने लगे हैं, उनके पहुंचने का सिलसिला जारी है। जो ज़्यादातर आप देखेंगे होटल्स जो हैं वो होटल बुक हो चुके हैं। बहुत सारी ऐसी जगह हैं जो ऑलरेडी बुक हो चुकी हैं। लोग जो है लगातार वहाँ पर पहुँचने लग गए हैं। तो इस दौरान
कई ऐसे श्रद्धालु होते हैं जो कभी किसी वजह से, कभी हार्ट अटैक की वजह से, कभी बीमारी की वजह से या कहीं फिसलने की वजह से इस तरह की घटनाएं जो सुनने में आती हैं, जो श्रद्धालु वहां पहुंचते हैं। और ऐसी ही घटनाएं अभी सामने आई जब 4 धाम की यात्रा के दौरान 41 श्रद्धालुओं की मौत बताई जा रही है। अब तक जो 41 श्रद्धालु हैं उनकी मौत हो चुकी है। केदारनाथ में 15 मौत हुई है, तो वहीं बद्रीनाथ में 8 श्रद्धालुओं की मौत बताई जा रही है। यमुनोत्री में 14 श्रद्धालुओं की मौत बताई जा रही है, तो वहीं गंगोत्री में 4 यात्रियों ने दम तोड़ दिया। एक श्रद्धालु की मौत खाई में फिसलने से हुई, तो एक श्रद्धालु की मौत पत्थर लगने से हुई है। लेकिन ज्यादातर श्रद्धालुओं की मौत का कारण हार्ट अटैक बताया जा रहा है। रणथंभौर वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी नहीं कर सकेंगे गाइड और चालक। सफारी में नेचर गाइड और वाहन चालकों को किया गया प्रतिबंधित। मोबाइल और कैमरे से वीडियो और फोटोग्राफी के लिए प्रतिबंधित किया गया है। अब वीडियोग्राफी या फोटोग्राफी करते पाने पर सख्त कार्रवाई होगी। गाइड और वाहन चालक पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। पर्यटक और वन्य जीवों की सुरक्षा के मद्देनजर रणथंभौर वन्य जीव प्रशासन ने ये फैसला लिया है। तो ये फैसला वन्य जीव प्रशासन की तरफ से लिया गया है, रणथंभौर वन्य जीव प्रशासन की तरफ से लिया गया है। रणथंभौर वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी नहीं कर सकेंगे गाइड और चालक। और ये कारण बताया गया है कि वन्य जीवों की सुरक्षा की दृष्टि से, वहीं जो लोग घूमने आते हैं उन पर्यटकों की सुरक्षा की दृष्टि से ये फैसला लिया गया है। सफारी में नेचर गाइड और वाहन चालकों को प्रतिबंधित किया गया है। मोबाइल और कैमरे से वीडियो और फोटोग्राफी के लिए प्रतिबंधित किया गया है। अब वीडियोग्राफी या फोटोग्राफी करते पाने पर सख्त कार्रवाई होगी। गाइड और वाहन चालक पर यह सख्त कार्रवाई की जाएगी। पर्यटक एवं वन्य जीवों की सुरक्षा के मद्देनजर रणथंभौर वन्य जीव प्रशासन ने ये फैसला लिया है, क्योंकि इस तरह जब फोटो या वीडियोग्राफी करते हैं गाइड या चालक, तो ऐसे में सुरक्षा की दृष्टि से ये सही नहीं होता है, या कहें कि किसी तरह का हादसा ना हो जाए वन्य जीवों के साथ या जो पर्यटक वहां पर मौजूद होते हैं, क्योंकि बहुत ही सतर्कता के साथ आगे बढ़ना होता है और इसीलिए प्रतिबंधित किया गया है। और कहा गया है कि अब जो गाइड हैं या जो चालक हैं वो इस तरह वीडियोग्राफी या फोटोग्राफी नहीं कर पाएंगे, उनको प्रतिबंधित कर दिया गया है। और अगर ऐसा करते हुए वो पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। हीट वेव से बढ़ती मौतें चिंता का विषय। 5 साल में हीट वेव से गई 206 लोगों की जान। प्रदेश में हीट वेव को नहीं माना गया है आपदा। केंद्रीय स्तर पर लू को राष्ट्रीय आपदा की श्रेणी से रखा गया है बाहर। हालांकि केंद्र ने राज्य को अधिकार दिया है। राज्य सरकार एसडीआरएफ का 10% खर्च कर सकती है इस पर, लेकिन अभी तक इसे आपदा करार नहीं दिया गया है, क्योंकि आप राज्य में देखेंगे तो लगातार हीट वेव की स्थिति बनी हुई है। लगातार जो पारा है वो तेजी से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि अभी 1-2 दिन के लिए कहा गया है कि 21 तारीख तक जो पारा है वो उसमें थोड़ी सी कमी देखने को मिलेगी, लेकिन जिस तरह से राजस्थान में, जैसलमेर में, बाड़मेर में जो पश्चिमी इलाके हैं या फिर जो पूर्वी इलाके हैं, वहां जिस तरह से हीट वेव चलती है वो चिंता का विषय बना हुआ है। और इस हीट वेव से जो है मौतें चिंता का विषय बनती हैं। 5 साल में हीट वेव से 206 लोगों की जान गई है। प्रदेश में हीट वेव को आपदा नहीं माना गया है। केंद्रीय स्तर पर लू को राष्ट्रीय आपदा की श्रेणी से बाहर रखा गया है। हालांकि केंद्र ने राज्य को अधिकार दिया है। राज्य सरकार एसडीआरएफ का 10% खर्च इस पर कर सकती है, लेकिन अभी तक इसे आपदा करार नहीं दिया गया है। प्रदेश में पारे में 2 से 5 डिग्री तक गिरावट। पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने के चलते लुढ़का है पारा। हनुमानगढ़ में सर्वाधिक 5.6 डिग्री तक तापमान गिरा है, तो धौलपुर में 46.1 डिग्री छोड़कर सभी शहर जो हैं उनमें पारा 45 डिग्री से नीचे आ गया है। कुछ इलाकों में बूंदाबांदी के साथ तेज हवाएं चली, तो आज जयपुर, भरतपुर, बीकानेर संभाग में हल्की वर्षा की संभावना भी जताई जा रही है। मौसम विभाग के अनुसार आज भी पारे में गिरावट रहेगी। बुधवार को फिर लू चलने और पारे में बढ़ोतरी की संभावना बताई जा रही है, क्योंकि
देखिए पश्चिमी विक्षोभ जो है वो एक बार फिर से सक्रिय हुआ है और इसीलिए कहा जा रहा है कि थोड़ी बहुत जो 1-2 डिग्री है वो पारा गिर सकता है, लेकिन इससे ज़्यादा पारा नहीं गिरेगा और एक बार फिर से ये पारा उठेगा। प्रदेश में पारे से 2 से 5 डिग्री गिरावट से लोगों को राहत मिलती नजर आएगी। पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने के चलते ये पारा लुढ़का है। हनुमानगढ़ में सर्वाधिक 5.6 डिग्री तक पारा गिरा है, तो वहीं धौलपुर में 46.1 डिग्री छोड़कर सभी शहरों में पारा 45 डिग्री से नीचे है। कुछ इलाके जहां पर बूंदाबांदी के साथ तेज हवाएं चलेंगी और जयपुर, भरतपुर, बीकानेर संभाग में हल्की वर्षा की संभावना भी जताई जा रही है। मौसम विभाग के अनुसार आज भी पारे में गिरावट देखने को मिलेगी। बुधवार को फिर से लू चलने और पारे में बढ़ोतरी की संभावना जताई जा रही है। प्रदेश भर के वन क्षेत्रों में वन्यजीव गणना संपन्न। वाटर होल पद्धति से प्रदेश भर में वन्यजीव गणना की गई। 24 घंटे चली वन्यजीव गणना से सटीक आकलन मिलेगा। कल सुबह 8 बजे शुरू हुई गणना आज सुबह 8 बजे संपन्न हुई। 30 मई तक पूर्ण किए जाएंगे वन्यजीव गणना के आंकड़ों का संकलन। वन कर्मी, एनजीओ प्रतिनिधि और शोधार्थियों ने इसमें अहम भूमिका निभाई है। तो आपको बता दें, ये जो वन्यजीव गणना है वो कल सुबह 8 बजे से शुरू हुई थी और आज सुबह 8 बजे तक चली। प्रदेश भर के वन क्षेत्रों में वन्यजीव गणना संपन्न हो गई है। वाटर होल पद्धति से प्रदेश भर में कई वन्यजीवों की गणना की गई। 24 घंटे चली वन्यजीव गणना से अब सटीक आकलन मिलेगा। कल सुबह 8 बजे शुरू हुई गणना आज सुबह 8 बजे संपन्न हो चुकी है और 30 मई तक पूर्ण किए जाएंगे वन्यजीव गणना के आंकड़ों का संकलन। वन कर्मी, एनजीओ प्रतिनिधि और शोधार्थियों ने अहम भूमिका इसमें निभाई है।